हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को अभिलेखों के बारे में बताया था कि अभिलेख किस तरीके से इतिहास के स्रोत के रूप में हमें सहायक होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिक्के जो हैं वो किस तरीके से इतिहास के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे देखिए, सिक्कों का इतिहास, सिक्कों से सिर्फ न केवल हम किसी एक पार्टिकुलर शासक के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उसके राजनीतिक, आर्थिक, या आप बोल सकते हैं कि उस पूरे वंश के, जैसे कि मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया और हूण वंश हो गया, किसी भी वंश या किसी भी शासक के या किसी भी टाइम पीरियड का जो होता है वो हम लोग सिक्कों से उसके राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन कर सकते हैं या इतिहास के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुद्राएं या सिक्के जो कि इतिहास के निर्माण में बहुत ही सहायक होती हैं। और जैसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। कौन होते हैं? ये एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, जिनका काल है 1799 से 1840 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए, भारतीय मुद्रा परिषद कहाँ स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। प्रयागराज 1980 में इसे स्थापित हुआ था। अब देखिए, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्का है आहत सिक्के। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि, निधि का मतलब होता है खजाना, अमरावती से मिली है। ठीक है, अमरावती से सबसे बड़ा आहत निधि की खजाना मिला है, या बड़ी निधि मिली है। और आहत सिक्कों पे कोई लेख नहीं मिलता है। देखिए, आहत का क्या मतलब होता है? आहत का मतलब होता है पीट कर जिसे बनाया जाता है। ठीक है, आहत करके बनाया जाता है, वो आहत सिक्के कहलाते हैं। और इस पे किसी भी प्रकार का हमें लेख नहीं मिला है, बल्कि इस पे हमें चिन्ह या प्रतीक मिले हैं, जैसे कि षड चक्र, ज्यामितीय और वृक्ष, पशु, पक्षी आदि के हमें चित्रों का अंकन मिलता है आहत सिक्कों पे। अब देखिए, अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिक्कों या अभिलेखों के या ग्रंथों के सीक्वेंस लगाने के लिए आते हैं कि कौन सा, किसका काल पहले है, किसका बाद में है, या कौन से सिक्के पहले हैं मिले हैं, कौन से बाद में मिले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सिक्के के बारे में बताया है वो सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्स के पर्पज से। जैसे देखिए, हिंद सबसे पहले हमें क्योंकि ये प्राचीनतम सिक्के हैं आहत सिक्के, उसके बाद आता है हिंद यवन शासकों के सिक्के। और देखिए, इन सिक्कों के बारे में जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, अलग अलग काल पढ़ेंगे, तो इस सिक्कों के बारे में भी पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इस इतिहास को जानने के ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे सिक्के। ठीक है, अब देखिए, आहत सिक्के, हिंद यवन शासक के सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के। देखिए, मौर्यकालीन का कोई या स्वर्ण का या चांदी के सिक्के नहीं थे, मौर्य काल में आहत सिक्के ही बनाए जाते थे। ठीक है, पश्चिमी शक क्षत्रपों की मुद्राएं, फिर गणराज्य के सिक्के, औधेय गणराज्य के सिक्के, सातवाहन सिक्के, कुषाणों के सिक्के, रोमन शासकों के सिक्के, गुप्त काल की मुद्राएं और हूण मुद्राएं। देखिए, ये सीक्वेंस वाइज लगाए गए हैं ये हमारे सिक्के। ठीक है, ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में सीक्वेंस लगाने के लिए इन सिक्कों का आता है। देखिए,
सिक्के जो होते हैं वो हमें किसी भी इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सभी पहलुओं की भी जानकारी, इतिहास के सभी पहलुओं की जानकारी देते हैं। सभी पहलुओं का मतलब राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। देखिए राजनीतिक कैसे देते हैं, जैसे मैं उदाहरण एक एक का देती चलती हूँ आपको। जैसे ललिता आदित्य मुक्तापीड़ का जो सिक्का है वो हमें बांदा जिले से मिला है। बांदा जिला यूपी में है, वो यूपी में वहाँ से मिला है, जिससे पता चलता है। और जब भी वहाँ के कन्नौज के राजा जो यशोवर्मा थे, ठीक है, तो देखिए कश्मीर वंश का हमें इतिहास किससे पता चलता है, मेरे पिछले वीडियोस में है, मैंने बताया है। राज तरंगिणी से, कलहन की राज तरंगिणी से कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो ये जो हमें बांदा जिले से सिक्के मिले हैं, तो कलहन की राज तरंगिणी में ही वर्णन यह मिला है कि जो बांदा जिले से जो सिक्के मिले हैं ललिता आदित्य मुक्तापीड़ के, वो यशोवर्मा से उसके राजनीतिक संबंध थे। राजनीतिक संबंध थे मतलब कि उससे कन्नौज के राजा यशोवर्मन से ललिता आदित्य मुक्तापीड़ का युद्ध हुआ था। वो हमें इस सिक्के से ही पता चलता है उसके इतिहास के बारे में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये आर्थिक कैसे पता चलता है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य हम कैसे देख सकते हैं इतिहास के बारे में सिक्कों से। देखिए किसी भी शासक का या किसी भी वंश का बोल सकते हैं आप, या किसी भी राज्य का अगर आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तो वहाँ पे सिक्कों की बहुलता अधिक मिलती है। इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जहाँ पे सिक्कों की बहुलता अधिक होगी, इसका मतलब है कि उस राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ठीक है। जैसे हमें नासिक के सातवाहनों की जो नासिक नासिक के जोगल थंबी से, ठीक है, सातवाहन मैं लिख के बता देती हूँ। सातवाहन काल के नासिक के जोगल थंबी से, नासिक के जोगल थंबी से सातवाहनों के ये क्या मिले हैं, निधि मिले हैं। मैंने बताया था ना, निधि मतलब खजाना, सिक्कों की निधि मिले हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि सातवाहन काल में सिक्कों की प्रचुरता अधिक थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। सातवाहन काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन देखिए सातवाहन काल में कोई सोने के सिक्के नहीं चलाए गए थे, उसमें शीशे के, पोटीन के सिक्के हमें मिलते हैं, लेकिन बहुलता अधिक थी, यानी कि सिक्के अधिक मिल रहे थे, तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी। देखिए सोने के सिक्के हमें गुप्त काल में अधिक मिलते हैं। गुप्त काल के सिक्के इसीलिए गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। सोने के सिक्के मिलते हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। जब वो सोने के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि गुप्त काल की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इससे यह इस प्रकार के इतिहास को पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए धार्मिक इतिहास का कैसे पता चलता है, या धार्मिक परिप्रेक्ष्य कैसे हमें देखने को मिलता है सिक्कों से। जैसे देखिए कनिष्क के सिक्कों पे हमें बुद्ध का नाम बोधो मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि एक तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि यह धार्मिक परिप्रेक्ष्य से सिक्के महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये कि कनिष्क जो है वो बौद्ध मतावली था, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म को मानने वाला था। सांस्कृतिक कैसे पता चलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों से हमें पता चलता है कि वह एक कुशल नाटककार था। तो इसी तरीके से हमें यह पता चलता है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के में भी सिक्कों की महत्वपूर्ण स्थान थे, और सिक्के पुरातात्विक स्रोतों को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों के रूप में सिक्कों का इतिहास के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए और 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास को मुख्य स्रोत सिक्के ही हैं। मैं बताइए ना, सिक्के से आप
हर पहलुओं को जान सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी दूसरे क्षेत्र में किसी के सिक्के अधिक मिलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस शासक का उस क्षेत्र पे अधिकार था। जैसे गुप्तों का सिक्का है ना, वो भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर से बयाना निधि से मिलता है, बयाना निधि से मिलता है। तो जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो गुप्तों का अधिकार क्षेत्र था वो राजस्थान तक था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिक्कों से किसी के क्षेत्र का भी, मतलब उसके राज्य के, किसी शासक की राज्य क्षेत्र का भी पता लगा सकते हैं। और फिर देखिए व्यापार वाणिज्य का भी, कि वो किस तरीके से विदेशों से उसका व्यापार होता था या नहीं होता था, या फिर उसकी स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, यह सिक्कों से पता चलता है। जैसे यक्षश्री सातकर्णी के सिक्कों पे हमें जहाज का अंकन मिलता है, जहाज का अंकन मिलता है। इससे यह पता चलता है कि यक्षश्री सातकर्णी का जो काल था, जो यक्षश्री सातकर्णी जो शासक था, उसके काल में व्यापार जो होते थे वो विदेशों से व्यापार होते थे। ठीक है, बाह्य व्यापार होते थे। ये हम सिक्कों से उसके इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सिक्के होते हैं वो पुरातात्विक स्रोत में इतिहास के निर्माण में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ठीक है, और ये देखिए ये सीक्वेंस वगैरह जो मैंने लगाया है ये एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जब ये आगे इतिहास पढ़ेंगे तो सिक्कों के बारे में, एक एक सिक्कों के बारे में जानते जाएंगे। क्योंकि देखिए जब हम किसी शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अभिलेख और सिक्के दोनों ही पढ़ते चले जाएंगे। उसके अभिलेख, उसके सिक्के, उसके ग्रंथ, कि उसके कहाँ कहाँ से वो स्रोत के रूप में उस शासक या उस वंश के बारे में जाना जा सकता है। इस तरीके से हम सिक्कों से भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा ये वीडियो था जिसमें हम सिक्के के बारे में पढ़े और पिछले वीडियोस में अभिलेख के बारे में हमने जाना है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।